स्वागत है दोस्तों आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने के चौड़ा करने में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? यानी हवाई जहाज के टायरों को जो हवा भरा जाता है जिसमें उसमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर नियॉन? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ये ऑप्शन सी नाइट्रोजन। वायुमंडलों वायुयान के जो टायर होते हैं उसे भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। लाल स्याही निम्न में से किससे बनाई जाती है? जो लाल स्याही होती है वो इनमें से किससे बनाई जाती है? फिनॉल से, एनिलीन से, कांगोरेड से या फिर यूसीन से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी यूसीन। जो लाल स्याही है वो यूसीन से बनाई जाती है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। भोपाल गैस त्रासदी निम्न में किस गैस से हुई थी? जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी इनमें से किस गैस के कारण हुई थी? मिथाइल एल्कोहल, फाजिन, मिथाइल आइसोसाइनेट या फिर मिथाइल एमाइन? इसका सही आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? ये हुई थी सन 1984 में। सन 1984 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? यानी इनमें से किस नमक को प्रतिदिन खाद्य के रूप में यूज नहीं करना चाहिए? आयोडीन युक्त नमक, समुद्री नमक, सेंधा नमक या फिर संसाधित साधारण नमक? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी समुद्री नमक। समुद्री नमक का प्रतिदिन सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे रक्त उच्च रक्तचाप व किडनी खराब होने की संभावना होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक कपूर किससे प्राप्त होता है? जो प्राकृतिक कपूर होता है वो इनमें से किससे प्राप्त होता है? हिमालय पर्वत के उच्च स्थान की चोटियों चट्टानों से, वेनेजुएला के एंजल प्रपात के झाग से, चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से, अंडमान के निकट समुद्री चरबटा के अवसाद से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से। उच्च वृक्ष का ये रहा वो पेड़। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? वानस्पतिक नाम हो जाएगा इसका शायद सित्रामुमम कैम्फोरा। वानस्पतिक नाम हो जाएगा सित्रामुमम कैम्फोरा। ये भारत के किन शहरों में पाया जाता है? फिर भारत कहाँ कहाँ पाया जाता है? भारत में हो जाएगा ये देहरादून, मैसूर, देहरादून, मैसूर, सहारनपुर, वो नीलगिरी की पहाड़ियों में। वो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से यौगिकों किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? यानी इनमें से कौन सा यौगिक समूह जिसे आहार कारक कहा जाता है? वसा, हार्मोन, प्रोटीन या फिर विटामिन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन। विटामिन क्या है? विटामिन भोजन के अवयव होते हैं। इसे सहायक आहार की संज्ञा दी जाती है, यानी इसे सहायक आहार, विटामिन को सहायक आहार कहा जाता है। सहायक आहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भोजन का एक प्रमुख अंग है। इनमें से भोजन का प्रमुख अंग क्या है? स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या फिर सेलुलोज? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? तो ऊर्जा प्रदान करने हुए पदार्थों के वर्ग हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है वो ऊर्जा प्रदान करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव के बाल एवं नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जो नाखून और बाल होते हैं इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑक्सीटोसिन, कीरेटिन, वैसोप्रेसिन या फिर ट्रिप्सिन? तो पाया जाता है कीरेटिन। ये मानव के अलावा पशुओं के सींग एवं खुर में भी ये प्रोटीन पाया जाता है। ये मानव के अलावा पशुओं के सींग में, पशुओं के सींग तथा खुर, यानी पैर का निचला भाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब।
गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण निम्नलिखित में से क्या होता है? जो गाय का दूध होता है वो हल्का पीला और सफेद रंग का होता है। इनमें से किसके कारण होता है? केसिन के कारण, लैक्टोज के कारण, केसिन के साथ साथ कैरोटीन के कारण, या फिर लैक्टोज के साथ साथ ब्यूटरिक एसिड के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केसिन के साथ साथ कैरोटीन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? इनमें से कौन सी गैस है जिससे ओजोन परत का ह्रास होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये पृथ्वी से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। पृथ्वी से इनकी ऊंचाई हो जाएगी 25 से 30 किलोमीटर। पृथ्वी से इनकी ऊंचाई हो जाएगी लगभग 25 से 30 किलोमीटर। 25 से 30 किलोमीटर। ओजोन परत की मोटाई कैसे मापा जाता है? तो डाप्सन इकाई से। इसे कैसे मापते हैं? इसे डॉप्सन इकाई से मापा जाता है। डॉप्सन इकाई से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रतिशतता के आधार पर देखा तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में। वायुमंडल में यह कितना पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है लगभग 78%, 78.08%। इसके अलावा बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो पाया जाता है 20.93%। इसके अलावा बात करें क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना पाया जाता है? ये पाया जाता है लगभग 0.3%। और इसके अलावा क्या पाया जाता है? आर्गन। आर्गन कितना पाया जाता है? तो ये भी लगभग 0.93% पाया जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? इनमें से कौन से कार्य करने से जो पारिस्थितिक संतुलन है वो बिगड़ता है? लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, वन रोपण। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन, यानी लकड़ी काटना। यानी लकड़ी काटने से पारिस्थितिक संतुलन है वो बिगड़ सकता है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? जो पारिस जो पारिस्थितिक है वो निम्नलिखित में किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है? जीव और वातावरण, मनुष्य मनुष्य और वन, मृदा और जल, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा जीव और वातावरण। ऑप्शन है, जो पारिस्थितिक है वो जीव और वातावरण का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। इसको सबसे परिभाषित किसने किया था? तो थे जर्मन के वैज्ञानिक, यानी जर्मन के वैज्ञानिक द्वारा परिभाषित हुआ था। जर्मन के क्या थे? जीव विज्ञान। वो क्या थे? जीव वैज्ञानिक। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था अर्नेस्ट हैकेल। उनका नाम क्या था? अर्नेस्ट हैकेल। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। मृदा क्षरण को निम्न में कैसे रोका जा सकता है? जो मृदा का क्षरण होता है वो इनमें से किसकी वजह से रोका जा सकता है? सघन वर्षा से, वनों के विनाश से, वन रोपण से, या फिर अतिचारण से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, यानी वन रोपण से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? इनमें से कौन सी झील है जिसे विश्व धरोहर स्थल माना गया है? बोलिविया का रेड लेगून, डोमिनिका की बाइलिंग झील, चीन का फाइव फ्लावर झील, क्रोएशिया की प्लेट्यूस झील। इसका आंसर हो जाएगा डोमि, डोमिनिका की बाइलिंग झील, ऑप्शन बी, डोमिनिका की बाइलिंग झील। इसे यूनेस्को द्वारा 1979 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यूनेस्को द्वारा यूनेस्को द्वारा 1979 ईस्वी में
विश्व धरोहर स्थल विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। एजेंडा 20 और फिर एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? जो एजेंडा 21 है वो इनमें से किससे संबंधित है? सतत विकास से, परमाणु निःशस्त्रीकरण से, पेटेंट संरक्षण से या फिर कृषि संबंधी परिधान से? तो है सतत विकास से। जो एजेंडा 21 है वो सतत विकास से संबंधित है। ये योजना कब शुरू की गई थी? तो योजना शुरू की गई थी 1992 में। कहाँ पर? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। रेफरेंस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन को दबाना ना भूलें। जनरत नाम दिया गया है। ये जनरत नाम है वो इनमें से किसको दिया गया है या फिर किससे दिया गया है? उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए, देश नहीं जाता है सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवाओं को प्रारंभ करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को। तो जो जनरत है वो साधारण एसी बस है। इसको किसकी वजह से चलाया गया था? ये चलाया गया था उत्तर प्रदेश के पूर्व सरकार। उत्तर प्रदेश के पूर्व सरकार यानी अखिलेश सरकार के द्वारा। कौन सी सरकार थी? वो थी अखिलेश यादव की सरकार। अखिलेश सरकार के द्वारा एसी इन इस निम्न एसी बस को चलाया गया था जिसका नाम जनरत रखा गया। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।